द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू हैं अफजाल रेहान साहब। अफजाल रेहान साहब रोज़नामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। इससे पहले कौमी डाइजेस्ट के डिप्टी एडिटर रह चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च जारी है, इस पे आपका क्या तबसरा है? उसके बाद फिर हम बाकी मौजूआत पे बात करेंगे। जो सब मेरा तबसरा ये है कि इमरान खान इक़्तिदार का भूखा हरीस, तो देखें किसी को भी ये कह सकते हैं, लेकिन कई लोगों में ये इतनी शिद्दत, भूख इतनी ज्यादा होती है कि मुझे समझ नहीं आती वो लोग रात को सो कैसे पाते हैं। ये शख्स जो है इसको इसकी कोई एजेंडा, कोई अप्रोच, कोई सोच कुछ नहीं है। ना उसको पाकिस्तान के हिस्ट्री से कोई लगाव है, ना तहजीब से, ना तारीख, ना इसकी आइनी जद्दोजहद से, ना इंसानी हकूक और आज़ादियों से। उसका एक ही मंबा, मलजा और मावा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। सिर्फ वो इसका सारा पहले गुमान ये था कि मैं जनरल फैज को ले आऊंगा और वो उसको आर्मी चीफ बनाऊंगा, फिर वो मुझे इलेक्शन जितवाएगा जैसे कि 2018 में जितवाए गए थे। तो मैं बस चल आगे बहुत आगे तक 23 का इलेक्शन भी जीत जाऊंगा। तो अब जब हालात ने पलटा खाया, देखें हालात का कुछ पता नहीं होता, बाज़ औक़ात लोग क्या सोचते हैं लेकिन हालात पलटा कुछ और खा जाते हैं। तो इसकी वो अपनी पार्टी में बगावत हो गई, लोगों ने इसको छोड़ दिया और इसने वो, अब सबको पता है कि इसके अपने जितना ये मगरूर है, इसकी पार्टी के अंदर लोग इसको अंदर से बहुत चुभन फील करते थे। फिर इसने इतनी गंदी कारकर्दगी दिखाई कि एमएनए जो थे जब अपने इलाकों में जाते थे तो लोग उनको सवाल तरह तक पूछते थे। खासतौर पर आप याद करें, ये जो मौजूदा महंगाई का फ्लड आया हुआ है, ये असल में इसका बानी जो है वो इमरान खान है। इसकी वजह से इसकी गैर मकबूलियत जो है इतनी ज्यादा अनपॉपुलर ये हुआ कि लोग अपनी पार्टी में, और फिर इसने आपको पता है जो ड्रामे किए हैं साइफर के, जो इसने ड्रामे किए कि अमेरिका मेरी हुकूमत को गिराना चाहता है, ये सारा कुछ रोना एक ही नुक्ते में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हाय मुझे वजीर आजम बनाओ। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अब उसके लिए बाकी बातें हैं कि इलेक्शन फौरन मैं करवाना चाहता हूँ, उसकी डेट लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहते हो? इस वास्ते कि जी अभी तो मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी है जिसका मुझे पता नहीं है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी उसको अपनी खुद भी पता है कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है ना बिल्कुल सती किस्म की है, किसी भी वक्त को टूट के नीचे में गिर सकता हूँ। ये है सारा रोना। अगर इसको हो ना कि मैं वाकई जनरली मैं हूं पॉपुलर, तो फिर इतना रोना ना होता। तो ये सारा चक्कर इसी बात का है। कभी आप देखें ना वो उसकी, यानी उसको ये क्या मालूम नहीं है कि जो आर्मी चीफ है उसकी तैनाती कोई कमेटी नहीं करती, ये वजीर आजम की तरफ से होता है। अब वो ना पोजीशन में है, आपको पता है रिजाइन कर चुका हुआ कौमी असम्बली से। किस कैपेसिटी में ये बंदा कह रहा है कि जी मिल के करें, फलान करें, आर्मी चीफ मेरी मर्जी के बगैर नहीं आना चाहिए, जो आएगा तो वो इनका इनका बंदा होगा, वो करप्शन करेगा, वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, फलान। ये सारी चीजें अब अगर आप बिल्कुल बारीक बीनी से जाएं और जायजा लें तो एंड यही निकलेगा कि किसी भी तरह से मुझे वही, वो मेरे मुंह में जो चूसनी आर्मी की डाली गई थी वो निकल गई है, तो वो चूसनी वापस मुझे मिले, उसके लिए वो हर तरीका कर रहा है। दिन को आपने वो DGISI की इतनी वो, मैं समझता हूँ बड़ी अकलमंदी की और समझदारी की बातें थी जो उन्होंने उस दिन की हैं। मेरा तो अपना, कभी मैं इनके बारे में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं रखता रहा हूँ, लेकिन उस दिन जो उन्होंने बातें की हैं वाकयातन उनमें लॉजिक थी। और यानी दिन के रोशनी में कुछ और कहता है, रात को जाके दरवाजों के पीछे जाके उनकी मिन्नतें करता है कि मुझे किसी तरह, ये कहता है जी करप्शन नहीं होनी चाहिए। क्या ये करप्शन नहीं है कि आप मुझे रहने दो, मेरे खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसको फ्यूज करो और मैं आपको तवील गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ। ये इस तरह की बातें करने वाले की जहनीत मेरा ख्याल है कौम पे आश्कार हो जानी चाहिए। अच्छा रेहान साहब, ये जो इमरान खान ने जो खत का कहा कि अमेरिका से खत आया है, अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 6 मार्च को वो खत आया और उसके बाद जो है 20-21 तारीख को यहाँ पे OIC की एक मीटिंग थी, उसमें भी अमेरिका को शिरकत की दावत दी गई और उसके बाद फिर जाके 27-28 तारीख को जलसे में जाके इन्होंने ये बात की कि जी ये खत आया है। और उस वक्त ये भी कहा कि मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इन नज़ाकतों का पता है, मैं पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता। और उसके बाद फिर खुद ही उस मुल्क का नाम भी ले दिया। तो आप कैसे जी देखते हैं इन बातों को? जी तो साहब बात यह है कि इससे इस शख्स की गैर संजीदा होने की
सारी जहनीत सामने आती है। अब एक तरफ ये बंदा आर्मी चीफ ने जब इसको पहली दफा ये दिखाया, जब ये मुलाकात हुई कि ये, तो इसने कहा जनरल साहब ये कोई चीज नहीं है, ऐसी चीजें तो रूटीन में आती रहती हैं। एक तरफ ये एटीट्यूड है, दूसरी तरफ एटीट्यूड है, ये कह रहा है कि अपने जो इसकी वो किचन कैबिनेट होती है उस उनके साथ बैठ के कह रहा है कि हम इसके साथ खेलेंगे। और उसमें इस तरह की वर्डिंग भी है कि अवाम को क्या पता, उनको तो पता ही नहीं ये वर्ड क्या होता है, तो हम बस ये जो जिन चीजों का अवाम को नहीं पता हम उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर ये कह रहा है जो उसकी वो खुफिया आई थी जो लीक हुई ऑडियोज, ये कह रहा है कि देखें ये मुल्क का नाम नहीं आना चाहिए, देखें मैं सबको कह रहा हूं मुल्क का नाम नहीं आना चाहिए। और तकरीर करने लगता है तो फौरन कह देता है अमेरिका ने, फिर कहता ओहो मैंने क्या, यानी नहीं नहीं ये नहीं, ये देखो ये कोई, आप मुझे बताएं ये लीडरशिप है? पाकिस्तान के मुंह पे कालक है, मैं ये समझता हूं ये लीडरशिप तो नहीं है। सारे एटीट्यूड में गैर संजीदा, अपने मफाद, लोगों को बेवकूफ समझना, जैसे अवाम भेड़ बकरियां, मैं निजात दहिंदा हूं, और ये सारी कहानियां गढ़ना और लोगों को बेवकूफ बनाना। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तेरी कौन सी भाई जो है वो अवाम के अंदर से उभरी हुई गवर्नमेंट थी? यानी ये लफ्जों का गलत इस्तेमाल है। मैं तो ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान की किस्मत में यही लिखा है कि यहाँ लोग आए अपनी अपनी वो चित्राहट बनाने के लिए, 4 दिन की चमक दमक के लिए वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो उनके उनसे जान छूटती है, उन जैसा कोई और एक वैश्य और आके बैठ जाता है और वही सिलसिला चलता रहता है। तो ये सारी की सारी गेम जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो साइफर की कहानी जो बुनी गई, करी गई, सिर्फ उसको भी पता है सबको, अब तो कोई राज नहीं रहा, हर चीज खुल गई है कि इसने किस प्लानिंग के साथ की थी। मैंने जिन्होंने ये लिखा था साइफर, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं ये आपके साइफर के साथ बहुत खेल रहा है तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो कहने लगे कि ये इसी के साथ ही कौन सा महकमा, कौन सी चीज है जिसके साथ ये शख्स नहीं खेल रहा है। तो बस तो सब क्या कहा जाए, कि इतने तो सबके सामने हैं, अब इसको कोई उलझाना चाहता तो उलझा ले। अच्छा, इन्होंने इंडिया के साथ भी बात की थी 2011 में। इन्होंने कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि मैं इंडिया को बहुत समझता हूँ। और ये भी कहा कि मैं इंडिया से नफरत करते हुए पला बढ़ा, लेकिन मेरा जब आना जाना हुआ तो मेरी वो नफरत गायब हो गई और अब मैं तरजीही बुनियादों पर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करूंगा। लेकिन भारतीय वजीर आजम के बारे में जिस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनको फाशिस्ट कहते थे, कभी उनको हिटलर कहते थे। एक दफ़ा ये भी कहा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में वही सलूक हो रहा है जो नाज़ी जर्मनी यानी हिटलर के दौर में यहूदियों के साथ हुआ था। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ वो सलूक हो रहा है जो यहूदियों के साथ जर्मनी में हुआ था? नहीं तो सब, मैं थोड़ी बैक में जाऊंगा, बैकग्राउंड में जो जो इसने कहा, और जिस तरह इसने इलेक्शन से पहले कहा कि मोदी के लिए मैं दुआ गो हूँ, मोदी आएगा तो ये मसले हल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीजें ड्रामाबाजी हैं। उसको कोई पाक इंडिया रिलेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसको इंटरेस्ट होती, मुझे बताएं, जब साजगार हालात थे और खुद जिनका प्रेशर होता है उन्होंने भी कह दिया था कि अब इलाकाई तौर पर तामन होना चाहिए। इस शख्स ने बतौर वजीर वो तजारत के वजीर, इसने उसको अलाउ किया कि इंडिया से हम चीजें फलाम मंगवाएंगे। आपको मालूम याद होगा, जी। फिर जब वो समरी उससे उधर से अप्रूव होके आई वजीर आजम के पास कैबिनेट में, तो वहां उसने रिजेक्ट कर दी कि मैं जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। एक शख्स डबल या स्टैंडर्ड, दोहरे चेहरे वाला, आप इससे बड़ा सबूत क्या है कि वजीर क्या चूंकि ओहदा इसके पास था, उसकी हैसियत से वो अप्रूव कर रहा है और वजीर आजम की हैसियत से रिजेक्ट कर रहा है। तो इस शख्स की आप देखें जहनीत फिर कहाँ खड़ी है और क्या उसमें पुख्तगी है सोच की। अगली बात यह कि इस शख्स ने इंडिया के बारे में ये कहा कि मैं बड़े जानता हूं। वो तो यूरोप को भी बड़ा जानता है, वो तो अमेरिका को भी बड़ा, उससे वो कहता है मेरे से बढ़ के कोई चीज को नहीं जानता। वो तो जर्मनी और जापान की सरहदों को मिला के कहता है मेरे से बढ़ के इस खिते यानी जोग्राफिया को भी कोई नहीं जानता। वो तो जीसस के बारे में कहता है उसका हिस्ट्री में वजूद ही नहीं है, तो वो, लेकिन वो उसका दावा है कि मैं हर चीज को बड़ा जानता हूं। देखो जितने वो दावे कर रहे हैं इससे खुद अंदाजा होता है वो उसकी जानकारी क्या है। बाकी ये कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मैं अर्ज करूं कि हमारी खारजा पॉलिसी ज़ाहिर है कि आपको
मेरे से भी बढ़ के मालूम होगा कि ताकतवरों के ज़ेरे साया चली आ रही है, और ये चीज़ें सारी मसनूई हैं, रियलिटी तो है ही नहीं, रियलिटी हम बयान ही नहीं कर सकते। इतनी तलखियां हैं इसमें, मतलब हकायक कुछ हैं, यहाँ हमारे पास प्रोपोगंडे के तौर पे कुछ बनाया जाता है। आजकल इंडिया में ये हमारे मीडिया में बहुत आ रहा है, इंडिया में इमरान खान की बड़ी तारीफें की जा रही हैं, बड़ा अच्छा समझा जा रहा है। इंडिया वालों को वो ठीक है, वो इस लिहाज से वो जरूर सोचते होंगे कि जिस तरह इसने जो हमले किए हैं आर्मी के खिलाफ या DGISI के बारे में जो कुछ इसने बोला है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि वो लोग भी उनका एक जो उनके अप्रोच है उससे मेल खा रही है। लेकिन मजमूई तौर पे इंडिया के बारे में मैं बिल्कुल इस शख्स के कोई तवक्को नहीं रखता हूँ। ये बिल्कुल नेगेटिव माइंड का आदमी है। इसने मोदी साहब के बारे में, जैसे अभी आपने कहा, इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल की है कि मैं कहता हूं कि इतनी तो अरबों ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं की होगी। यानी हद होती है। यानी पर्सनल हो के किसी शख्सियत को, वो एक इतनी बड़ी यानी वोट के साथ मेजॉरिटी के साथ आया शख्स है, और जो इतनी बड़ी यानी 1 अरब और 30 करोड़ अवाम का जो नुमाइंदा, मुंतखब नुमाइंदा है, आप उसके बारे में जुबान खोलते हुए कुछ तमीज से बात करें। तो ये आपने मेरी तो जुबान जेब नहीं दे रही। मतलब किसी को ये कहना चाय वाला है, छोटा आदमी है, बड़े ओहदे पे बैठ गया, तो तू खुद क्या है, ये पूछना बनता है। या मैं अगर उसका इंटरव्यू करूं तो मैं पूछूं तू अपने बारे में बताओ, तेरी अपनी सियासी अभी तक की 26 साल जो पेश करते हो वो क्या है, स्वाय चापलूसियों के। तो बात यह है कि चौधरी साहब, बाकी रह गया इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक। ये तो एक बहुत ही लंबा तवील सब्जेक्ट है, मैं इन शॉर्ट मुख्तसर बयान करता हूं। पाकिस्तान जब बना, या ये 47 में जब पार्टीशन हुई, तो देखें कुछ 3.5 करोड़ वेस्ट इधर पाकिस्तान में थे, इतने ही ईस्ट पाकिस्तान में थे, और इनसे कम कुछ 3 करोड़ या 2.5 करोड़ गालबन, तो आप देख लीजिएगा दादोशुमार, यानी इतना ही बनता है जो गांधी जी की और पंडित नेहरू की मेहरबानी से जो इंडिया में रह गए थे मुसलमान। अब वो आपको भी मालूम है कि कम से कम वो पाकिस्तान के तकरीबन बराबर तक पहुंच चुके जी। हुए हैं। 3.5 करोड़ तो थे जी, अगर जो इंडिया में रह गए, रेहान साहब, 3.5 करोड़ थे वो भी। वो जी। यानी वो फलते, वहां फलते फूलते हुए वो इतनी करोड़ों में आबादी कहां से कहां, इतनी तो हिंदुओं की आबादी इस रेशो से नहीं बढ़ी होगी जितनी वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो या इसमें ये दुरुस्त बात है कोई जी। कोई वो मैं क्या कहूँ, कुछ जाहिल मुतलक ही ऐसी बात कर सकता है कि वहां जी उनकी नस्ल कुशी हो रही है या फलान हो रहा है। ये सारा एक घटिया किस्म की, मैं समझता हूँ, प्रोपोगंडे की सारी ये लंबी कहानी है। जी रेहान साहब, 1968 में यानी 1968 में भुट्टो साहब ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था कि इंडिया में मुसलमानों की एक्सटर्मिनेशन यानी उनको ख़त्म करने की मुहिम जारी है। और उस मुहिम का नतीजा हमने देखा है कि वो लोग जो 3.5 करोड़ थे 1947 में, आज वो कुछ लोग कहते हैं 22 करोड़ हैं, कुछ कहते हैं 25 करोड़ हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद साल पहले कहा था कि हम 25 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़ हो। चंद मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए गालिबन उन्होंने कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर पता चलेगा कौन ताकतवर है। अब ये देखिए, इस तरह की धमकियां जो हैं, क्या कोई ऐसा अकलियती ग्रोह दे सकता है जिसको जेनोसाइड का सामना हो, जिसको नस्ल कुशी का सामना हो? क्या हमारे सर यहाँ जी, क्या हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी का बंदा ऐसी बात कर सकता है? चोई साहब, मैं कहता हूँ मिनॉरिटी छोड़, यहाँ तो मेजॉरिटी कोई बंदा ऐसी यानी आम जो चंगी तगड़ी तबका है वो भी नहीं कर सकता इस तरह की बात। देखें, इतनी ग्रेट डेमोक्रेसी, मैं तो हैरान हूँ, उसके अंदर एक बंदा कहते हैं जी वहां हिंदू डोमिनेशन है जी, इकट्ठे नहीं रह सकते फलान। वो इतनी यानी बुरे बदतरीन अल्फाज बोले, मैंने वो सुने हैं, वो वीडियो मेरे सामने आई थी, मैं सुन के मैंने कानों को हाथ लगाए। यानी बंदे में कुछ तहजीब होती है कि ये हटा लो, हम खा जाएंगे, हम ये कर देंगे, यानी इस तरह की लैंग्वेज। वो मैं तो लिखूंगा, मैंने कुछ लिखा भी कि हिंदू की फराख दिली पे यहाँ कुछ नहीं बताया गया, ये उनका सीना है, वुसअत है उनके अंदर, जो ये सारा कुछ पी जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हमारे यहाँ जो अकलीतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं इंशाल्लाह इस पे एक बुक भी लाऊंगा। ये बड़ी बड़ी ही अफसोसनाक कहानी है। और उधर यानी मैं खुद गया हूं इंडिया में, देख के अपनी आंखों से आया हूं। देखें, जो चीजें बयान की जाती हैं उनको सही समझा नहीं जाता वहां। अगर आज यहाँ भी हमारे हमारे जो निचली जातियों के लोग मुसलमानी कबूल किए हुए हैं,
उनको वो हैसियत नहीं हासिल है जो बड़ी जाति का है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जात बरादरी कहा जाता है ना, इंडिया में बड़ी जात बरादरी का तस्सब है, क्या यहाँ नहीं है? जब इलेक्शन होते हैं तो क्या जाते हैं बरादरियां, जाट, राजपूत, फलाना फलाना, इवन ये चंगड़ है उसको तो आगे कोई नहीं आने देता। बात यह है कि ये चीजें चलती हैं, वहां भी निचले तबके में जार है, उन्होंने जिन्होंने जैसे वो इस्लाम कबूल किया, जो भी हुआ उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है। काम ना करना या पीछे रह जाना किसी कम्युनिटी का एक और चीज है, इसको सारा कुछ मेजॉरिटी पे थोप देना ये सरासर जाती है। हमें चाहिए जो भी तजिया करने वाले हैं वो गैर जानबदारी के साथ चीजों को क्वाइफ को देखते हुए इसका करेंगे तो उनको नजर आएगा कि उनको वो प्रिविलेज है। वहां मैं समझता हूँ आज भी इंडिया में मुसलमानी को ज्यादा प्रिविलेज हासिल है बाकियों की निस्बत, और इसकी बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड मैं देखता हूँ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की बड़ी हुई मोहब्बत, और या उनका बढ़ चढ़ के यानी मुसलमानों के साथ ये कि इनके साथ कुछ ज्यादा ना होने पाए। तो ये सारी कहानी है। भुट्टो की बात तो छोड़ दें, वो शख्स था जिसने कहा था कि 1000 साल इंडिया से लड़ूंगा। ये बात अकल वाला बंदा ये ऐसी बात कर सकता है? उसको आप समझते हैं वो साबित दानिश है जो इस तरह की बातें करे? और फिर वही शख्स है कश्मीर के मसले पे जहां फड्डा डाला हुआ है, वहां जाके जो 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 वादा हुआ था जो मैडम इंदिरा गांधी के जमाने में, शिमला, तो शिमला जहां उसमें जब हमने इन्होंने फौजी हमारे जो हमारी उधर सारे कैद थे इतनी बड़ी तादाद में, उनको जब दिया था तो कुछ क्या दिया था, कभी इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। उसमें ये दिया था कि ये हम इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाएंगे, ये दो तरफ से रखेंगे इस मसले को। तो लेकिन उसके बाद यहाँ आज भी इस लिहाज से देखा जाए तो जो जोर दिया जाता है ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जी पुरानी, सवाल यह कि जब वो दो तरफा करके मुआहदा करके आए थे तो उसके बाद ये बनता था क्या? उसके बाद भी ये करारदादों का रौला डालना, भुट्टो साहब तो खुद वो दफन कर रहे थे, कभी किसी ने इस चीज को उस तरह उठाया ही नहीं पाकिस्तान में। तो चीजें जो है ना उनको हकीकत में जाना चाहिए हमें, और हकीकत को सामने लाना चाहिए। ये सब नारेबाजी है और कुछ भी नहीं है। तब भी वो हुई थी 47 में भी नारेबाजी चली, 70 में भी नारेबाजी चली, और आज फिर हमें उसी चीज का आज भी सामना है। जी रेहान साहब, आज भी मेरी फेसबुक पे किसी से बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा कि जी शिमला मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, 2019 में फरवरी में हाफिज सईद ने कहा था कि शिमला मुआहदा जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मसला कश्मीर के हल में वो बहुत बड़ी रुकावट है। तो ये जो है ना हमारे स्टैंड इस पे बदलते रहते हैं। तो सर ये बताइएगा कि तो सब उसमें यह कहना बनता है अगर वो वापस कर देना चाहिए, फिर इसका मतलब है कि जो हम उनके बदले में जो लिया था वो भी वापस उनको कर दिया जाए कि रखो इनको, अब अपनी तहवील में रखो, वो भी कर दे, पूरा अमल करवाए ना उस पर। सही। अच्छा जी, ये बताइएगा रेहान साहब कि लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर सबसे ज्यादा एंटी इंडियन शहर है पाकिस्तान का। तो क्या आपके ख्याल में वाकई वहां बहुत एंटी इंडियनिज्म पाया जाता है और लोग जो हैं वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते? देखें, पार्टीशन का सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को पहुंचा है जो इस वक्त यानी जिन प्रॉपर्टीज आप देखें, मेरे दादा कहा करते थे, मैं बचपन की यादें अगर याद करूं कि पूरी अनारकली में सिर्फ एक, आपको पता उस वक्त ये लिबर्टी और ये आजकल जितने भी ये बड़े बड़े प्लाजे बन गए हैं या मार्केटें बनी हैं, ये तब नहीं थी उस वक्त। उस जमाने में अनारकली जो है ये हमारी लाहौर की सबसे बड़ी यानी हब होती थी बिजनेस की। तो वो कहा करते थे, और मैंने बाद में जब स्टडी की तो वो उनकी बात मुझे बिल्कुल साबित हो गई। ओनली वन शॉप जो है वो एक मुसलमान की थी, पूरी की पूरी जो बाकी की अनारकली है वो सब हिंदू प्रॉपर्टी थी, तमाम दुकानें उनकी थी। ये जो उर्दू बाजार है आपको मालूम होगा, ये भी एक हिंदू के नाम से था और इस पे सारा उनके जेरे कंट्रोल था। फिर यहाँ की सारी बड़ी आबादियों, मुझे बड़ी इंटरेस्ट है, मैं देखे मेरी सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, मैं इसके कोने कोने गोशे गोशे में जाता हूँ और मैं उनकी हर जगह उनकी मैंने चीजें, अगर काम किया जाए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि उनकी क्या मलकीतें थी। मुझे तो कई दफा ऐसे लगता है कि शायद वो मलकीतें छीनने के लिए हमने ये सारा धंधा किया था। अच्छा, इस पे ना सरदार शौकत हयात ने गलबन 3 दुकानों की बात की है कि 3 दुकानें अनारकली में मुसलमानों की थी। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इस तरह की दलील जो है मजीद निजामी साहब भी दिया करते थे। वो कहा करते थे
कि जी ये देखें अनारकली में 2 दुकानें या 3 दुकानें मुसलमानों की थी, इसी तरह से माल पे बहुत कम दुकानें मुसलमानों की थी। लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं मानते कि पार्टीशन की जो बड़ी वजह थी वो मुआशी थी या इकोनॉमिक थी। वो कहते हैं कि नहीं, मजहबी थी। तो मजहब की क्या थी कि क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद इस्लामिक स्टेट बनाना था? अगर यही बात थी तो फिर जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला वजीर कानून क्यों लगाया गया? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो उस वक्त के दस्तूर साज असम्बली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के, उनको क्यों ना वजीर कानून बनाया गया अगर पाकिस्तान बनाने जी का मकसद इस्लामी कानून का नफाज था? चौधरी साहब, पहली बात तो यह है, थोड़ी सी मैं वो मजीद वजाहत कर दूं कि लाहौर में ये मॉडल टाउन का एरिया सारा आप सर गंगा राम की खिदमात और ये हमारा अभी भी इस वक्त मौजूद है कृष्ण नगर की आबादी। मैं सारे घर घर को जानता हूँ, देखा, घूमा हूँ। वहाँ आज भी नेहरू पार्क के नाम से पार्क इस वक्त भी मौजूद है, जिसका शायद कभी तज़किरा नहीं हुआ। यानी अगर कोई बंदा इस पे टाइम निकाले करे तो वो साबित होगा कि बेसिकली लाहौर एक हिंदू सिटी था। सच्चाई यही है। लेकिन यही तो तसब था जिससे वो सारी नफरतें भड़काई गई और आग लगाई गई, और आज भी वो नफरत हमारे यानी पीछे इस तरह दिमागों में अंडेली गई है कि जो लोग खुद तहकीक नहीं करते और वो ये जो हमारी एजेंसियों या हमारे जो यानी जो ताकतवरों के जो फैलाए हुए या जो हमारे सो कॉल्ड, मैं क्या कहूँ, जो कुछ हमारे यहाँ छपता है, जो कुछ लिखा जा रहा है और जो कुछ हमारे सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, उसके तनाजर में ये सारी नफरत के ये मंबे हैं। अगर ये मंबे हटा दिए जाएं और इम्पार्शल होकर सारों को बात करने दी जाए, आप यकीन जाने मेरे सारी साफी जिंदगी में मुझे इतनी मुश्किलें पेश आई। मैंने अगर महात्मा गांधी लिखा तो वहां महात्मा काट दिया जाता है, गांधी जी लिखा तो जी काट दी गई। जहां ये आलम में मैंने जिनाह साहब लिखा तो वो उसको काट के तो कायदे आजम कर दिया गया। यानी मैं अपना आर्टिकल भेजता हूँ तो ये सलूक होता है। ये एक दर्दनाक कहानी अपनी जगह है। अब अगली बात आ गई कि जिनाह साहब क्या बनाना चाहते थे। देखें, वो मान लेता हूं कि वो इस्लामी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका इस्लामी का कंसेप्ट वो नहीं था जो हमारे इस वक्त डोमिनेट कंसेप्ट किए हुए है। वो अपनी तरफ से इस्लामी का जो कहते थे वो असल में मजहबी तबके को मुतमिन करने के लिए कहते थे। वरना जिनाह साहब का क्या इन चीजों से लेन देन था? वो तो 1935 वाले एक्ट को ही लागू किया उन्होंने। आपको आपके सामने है आइन के लिए जितनी क्या कावश हुई, उनके बाद भी उनके जो जानशीन थे उन्होंने आइन के लिए क्या किया। तो ये सारी सब बातें हैं, इन पे ढेरों घंटों बहस की जा सकती है। वो चलो ठीक है, वो उस वक्त जाहिर है कि जो हालात हुए पड़े थे, जिस तरह के अकलीतों को मारा जा रहा था, मैं समझता हूँ ये गनीमत है जो उन्होंने ये कह दिया कि मुमलकत का मजहब किसी के अकीदे से कोई तल्लक नहीं होगा। कोई हिंदू है या मुसलमान है तो वो मजहबी लिहाज से है, सियासी पाकिस्तान की स्टेट के शहरी के हैसियत से यानी स्टेट को उससे कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन ये चीज उनके वो पहले सारे बयानिए की क्या नफी नहीं कर देती है? ये चीज देखी जाए तो क्या ये फ्रॉड नहीं लगता है? फिर वो टू नेशन थ्योरी को कहाँ रखेंगे अगर इसको मानेंगे? यानी ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन चौधरी साहब कि मैं चाहता हूं कि इस पे काश खुली डिबेट हो और खुल के दोनों पॉइंट को बोलने दिया जाए। ये जो कदगने है या नापसंदीदगी है, मैं अगर खुल के बात करूं तो कहा जाएगा कि मैं पता नहीं वो एक रेड लाइन होती है उसको क्रॉस ना हो जाए। मैं इसलिए क्रॉस नहीं कर रहा, ना करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी दिन हो गई थी जब वो आने लगे थे और कहा गया यूपी के मुसलमान नुमाइंदा वफ्द की तरफ से एक शख्स, जब ये कहा गया कि हमें जी आका हमें छोड़ के जा रहे हो तो हमें किसके सारे छोड़ के जा रहे हो? तो क्या आका ने जवाब दिया? ये बातें हैं, दर्दनाक हैं। मंडल साहब के साथ जो सलूक आपने कहा शबीर अहमद उस्मानी का, शबीर अहमद उस्मानी के अलावा मौलाना जफर अहमद अंसारी का बयान है कि हम उलमा उसके पास जिनाह साहब के गए, वो उस वक्त कोई रीडिंग कर रहे थे, हमारा उलमा का डेलीगेशन गया और खड़े हैं उनके पास, उन्होंने इतना भी नहीं कहा बैठ जाओ, मुतालबा ये किया कि सर जफरुल्लाह को वज़ीर खारजा से हटाया जाए। तो उन्होंने एक इतना सिर्फ कहा कि इससे कोई काबिल है तो बताओ, और कहा कि हाथ से इशारे के साथ तुम जा सकते हो। यानी वो उसने किसी को इस काबिल ही नहीं समझा। तो ये बातें उनका बीएन इससे नजर आ जाता है। वजीर खारजा आज यहाँ एमडीओ का नाम लेना भी मेरा ख्याल मुहाल है। मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम भी नहीं खुल के उनकी बात कर, कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पाकिस्तान में।
बाकी जो मंडल साहब हैं, जो उनके साथ हुआ, और कलकत्ता जाके उन्होंने जो लेटर लिखा, मैंने वो सारा लेटर एक एक लफ्ज पढ़ा है, और वो इतना दर्दनाक है, काश वो हमारे सिलेबस में शामिल कर दिया जाए, बड़ी अच्छा, चीजें जफर खुल अहमद जाएंगी। उस्मानी साहब की जो आपने बात की, तो इसका रेफरेंस कोई है आपके पास, ये जरा नहीं, बताइएगा, उस्मानी क्योंकि साहब बहुत नहीं, से लोग जफर इंटरेस्टेड जफर होंगे इसमें। जफर अहमद अंसारी साहब है। देखिए, मैं असल में हम्म, आदत ये रही है कि मैं जब स्टडी करता हूँ तो करे चले जाता हूँ, लिखता नहीं हूँ। अब मैंने आइंदा के लिए ये हम्म, सोचा है कि मैं जब करूँ तो मैं इस तरह चीजें लिख लिया करूँ, उस वक्त अंदाजा नहीं होता ये चीज हम्म, जो है कल को पूछा जाएगा रेफरेंस क्या है। चूंकि मेरी स्टडी की आदत बचपन से बहुत ज्यादा है, तो पढ़ते पढ़ते हम्म, कई चीजें आती हैं सामने, तो उस तरह मैंने कई चीजें नोट नहीं की, लेकिन मैं अगर कहेंगे तो मैं कर दूंगा उसका। ऑलराइट। अर्ज करने का मकसद ये है कि वो चीजें, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ये जानते होंगे कि मंडल साहब ने जो कलकत्ता से लेटर लिखा था, कितने लोगों ने पढ़ा होगा। मैं तो इससे आगे बढ़ के एक चीज जो आपके सामने पेश करनी चाहूंगा। मैं यकीन जाने हैरत ज़दा हो गया जब मैंने अल्लामा इकबाल का 1930 का खुतबा इलाहाबाद पूरा तफसील से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा। जी, जी। हमारे यहाँ 4 चीजें दी जाती हैं, और उसमें ऐसे किया जाता है जैसे पता नहीं कोई वो ख्वाब ही बस देखा था उन 4 लाइनों में। ऐसी बात नहीं है, उसमें इकबाल जो है यहाँ तक जाता है। देखिए, ये कितनी अहम बात है जो इकबाल कह रहे हैं, और जो हमारे उसके खुतबे में मौजूद है, लेकिन कभी किसी सिलेबस में, किसी अखबार में मैंने नहीं देखा किसी ने ये पेश की हो। वो ये थी, एक तो वो उसने वजाहत खुद उन्होंने इकबाल ने कर दी कि मेरा ये मुद्दा बिल्कुल नहीं था कि कोई अलहदा जुदा गाना, मैं तो इस यानी डोमिनियन के अंदर इसके रहते हुए, इंडिया के अंदर रहते हुए, मैं एक इनको एक जिसको कहते हैं नीम खुद मुख्तार, एक खुद मुख्तारी एक नोयत की जो अंदरूनी होती है, वो दिलवाना चाहता हूँ मुस्लिम मेजॉरिटी खित्ते में। मैंने ये बात की थी। और उसके साथ ही वो ये कहते हैं उसमें सराहत के साथ कि ये जो इस तरह की बनेगी जो इस मगरब की साइड पे, तो वो इंडिया की मुहाफिज स्टेट होगी, क्योंकि इंडिया पर हमले होते हैं शुमाल मगरब की तरफ से हमेशा। तारीखी तौर पे आपको मालूम है, इस को हिंदू को उसी साइड पे है ना, तो हम्म। इधर से हमेशा वो इन्वेडर आए हैं और उन्होंने इंडिया पे हमले किए हैं। तो ये अगर इस तरह की एक यूनिटी बन जाती है तो वो इंडिया की मुहाफिज के तौर पे होगी, क्योंकि जो भी इंडिया पे हमलावर होने आएगा, ये हम लोग उसको रोक देंगे। यानी वो इंडिया से मोहब्बत का ये पैमाना आप देखें, ये क्या पेश कर रहा है। और हमने बाद में क्या किया कि हमने खुद ही कहा कि इन पे हमले करे, और जो जंगें हुई आपके सामने है। अच्छा, आप चूंकि उर्दू अखबारात में कॉलम लिखते रहे हैं, अब भी जंग में लिख रहे हैं, तो जहां पे भी इंडिया का जिक्र आता है तो हमारे अखबार क्यों लिखते हैं अजली दुश्मन और मक्कार दुश्मन, यानी इटरनल एनिमी और कनिंग एनिमी। ये क्यों जरूरी समझते हैं हमारे सहाफी जो हैं? सर जी, मैं अर्ज करूं, ये सारे का सारा वही जहनीत है जो हमने एक जमाने से पेश किया है, और हम ये आज भी अंदर से खौफ ज़दा हैं। अगर हमने अजी दुश्मन और मकार ये चीज़ें ना लिखी तो हमारी नई नस्लें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। जब तक हम उनके दिमागों में बरूद नहीं भरेंगे तो ये हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। ये सारी की सारी अंदर का खौफ है। वो ये समझते हैं कि ये नफरत फैला के रखो ताकि लोग ये, वरना लोगों में सवाल पैदा होगा, ये कई एक नहीं 101 सवाल पैदा हो जाएंगे। उन सवालात को उनका मुंह बंद करने के लिए सारा कुछ लिखा जाता है। जबकि हकीकत ये है कि मैं कहा करता था कि लता मंगेशकर अगर लाहौर में आ जाती, यहाँ हमारे स्टेडियम में, यकीन जाने सड़कों पे पाँव रखने के लिए जगह ना मिल रही होती। ऐश्वर्या राय या जो भी उनके ये आपको मालूम है पाकिस्तान में इंडियन मूवीज किस कदर पॉपुलर हैं और किस कदर लोग उसको देखते हैं, और कितनी उनकी सिविलाइजेशन के साथ जो जितनी अटैचमेंट या जानकारी या लगाव है। बात यह है कि उनके लोगों को हमने ये सारी जो नफरत भलाई हुई है, मैं कहता हूँ काश ये नफरत रोक के एक दफा रिलेशन खोल दें। आप देखें कि ये सारी की सारी जो मकारी के दास्ताने दरी की दरी इनके मुंह पे पड़ेंगी जिन्होंने ये फैलाई हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग, रेहान साहब कहते हैं कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तो इस पे भी देखिए, जनरल मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि अगर मसला कश्मीर हल हो भी जाए तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी निचले दर्जे का जो है ना तसादम, वो जारी रहेगा इंडिया के साथ।
तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए, मुशर्रफ का तो जिक्र क्या करना, वो तो एक दोगला आदमी था। उसी ने देखें सारा कुछ जो वाजपेयी साहब जब आए थे, आपको याद होगा वो सारी तफसील में, मेरा तो कलर्ड पेज छपा था मेरे अखबार में, वाजपेयी को वेलकम करने के लिए वो आर्टिकल पूरा मैंने लिखा था कि इस खित्ते की जो मुक्ति या वो सारी प्रीत में है। बात यह है कि उस वक्त भी किन लोगों के कहने पे यहाँ जमात इस्लामी ने जो जुलूस निकाले, जो वो प्रोटेस्ट किया, जिस तरह भी हुआ, वो सारी कहानी आपके भी सामने होगी। और मुशर्रफ ने जो उसके बाद जो फौरी बात जब यानी वो ताल्लुकात नॉर्मल होने की तरफ जा रहे थे, और वाजपेयी साहब का जितना यहाँ जितना वार्मली वेलकम हुआ था, और जितना जो उन्होंने लफ्ज आके मीनारे पाकिस्तान पे बोले, और जो नवाज शरीफ ने जिस तरह सारा सबको मिलाया, सारी यानी एक नई फिजा उठ रही थी जिसको अमन की आशा का नाम दिया जा रहा था। उस सारे को सबूताई करने के लिए आपको पता है फौरी तौर पे कारगिल कर दी गई, और कारगिल के नतीजे में वो सारा जो यानी जितने कदम हम आगे आए थे उससे 100 कई किलोमीटर हम पीछे, यानी सारी नेगेटिव तकरीबकारी की कुफ्तों ऊपर आ गई। वो जो तमीर की या अमन की या मोहब्बत की जितनी आवाजें थी वो सारी मस्त कर दी गई। तो इसलिए इसका मुशर्रफ का तो आप हम रहने देते हैं। दूसरा सवाल का क्या था हिसाब का? हाँ, कश्मीर का। और जो जो आपने कहा ना हाँ, कि जी वाजपेयी जी जी जी, मैं कश्मीर वाजपेयी का जी जरूर। मीनारे पाकिस्तान पे गए थे, और जी मुझे जी वो भी याद है कि इस्लामी जमीयत तलबा ने अगले दिन मीनारे पाकिस्तान को धोया था कि जैसे वो पलीद हो गया है वाजपेयी के वहां जाने से। आप इन लोगों का तो देखिए, साहब लेवल लेवल देखिए। ये तो खैर इसको मेंशन नहीं करना चाहिए इस वास्ते कि हमारे यहाँ तो ये एक जमाने में मैंने देखा है खुद भी अपनी आंखों से कि वो वहाबी या फलां शिया हमारी देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ गया तो मस्जिद को दो, इस तरह के कंसेप्ट जहालत की निशानी के अलावा कुछ नहीं रहे। हम देखें, हमारे यहाँ तब कहा यह जाता है कि हमारे जो मजहबी फिरके हैं मुसलमानों के, हमारे इस्लामी फिरके, उनका खिलाफ कहा जाता है दबाओ इनको ना बयान करो। आप आपने भी सारी जिंदगी इस्लामियात पढ़ी होगी। इस्लामियात की किताबों में जंगे जमल सॉरी जंगे बदर और जंगे ओहद या हनैन तो पढ़ाई जाती है। कभी आपने देखा कि हमारे सिलेबस में सफीन और जमल को उस तरह पढ़ाया गया हो? लोगों को पता ही नहीं होता। मैं कई लोगों से पूछता हूँ। तो ये हमारी चीजें आदत है कि हम चीजों को मसक करके वो चीजें करते हैं जो हमने अपने जिस तरह की लोगों के ज़हनों को जो जहनीत तैयार करना चाहते हैं। लिहाजा ये चीज जो है ना धोना, मैं इसको समझता हूँ कि ये सिर्फ जहालत की बातें हैं। असल बात यह है कि कश्मीर का इशू जो है उसका मैंने तो जो सब मेरे पास वो मेरी राइटिंग मौजूद होगी आज से काफी कोई दहाई या इससे भी बहुत पहले एक छपा था आर्टिकल कि मसला कश्मीर हल हो चुका है। ये मोदी साहब ने तो अभी ये उठाई है ना 371 370 जो भी यानी कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी। जी और जी। मेरा ख्याल है कि स्पेशल हैसियत देने वालों ने ही काफी हद तक ज्यादती की थी। उसकी वजह से ये एक जख्म बना हुआ था। किसी के बाजू पे अगर जख्मी हो तो आप उसको या तो काट के फेंक दें या उसको सही तरह जोड़ दें। लटकता रहेगा ना, अगर जख्म रिश्ता रहेगा तो वो नसूर ही बनेगा, वो उससे कभी वो दुरुस्ती जिस्म की नहीं हो सकेगी। कश्मीर की स्पेशल हैसियत देना, मैं समझता हूं कि उसने तकरीबकारी को जन्म दिया। ये बड़ा मसला बना ही उस वजह से था। उन्होंने ये शुक्र है खुदा का एक पहलू से तो हल हुआ। अब असल मसला कश्मीरियों का है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उनको वहाँ इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, उनको सहूलियात दें, उनको एजुकेशन पे, उनके रोजगार पे तवज्जो दें। और मेरी मालूमात के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट काफी हद तक ये कर भी रही है, बेहतरी की तरफ है ये सिलसिला जा रहा है। कश्मीर के मसले का देखें, सब जितने भी जानने वाले हैं, जो बाहमी वो जो डिप्लोमेसी अंदर चल रही थी उसके भी मैं डॉक्टर मुबशर हसन के भी इंटरव्यूज करता रहा हूँ, सारी बैकग्राउंड से मैं आगाह हूँ। ये बात डिसाइडेड थी कि ना एक इंच जमीन कश्मीर की इंडिया ने छोड़नी है और जाहिर है ना हमने छोड़नी है। तो इस लिहाज से ये किसी भी सेटलमेंट कोई भी कर लीजिए, किसी ने नहीं छोड़नी थी। अब अगली बात ये थी कि अपने अपने कब्जे में रखते हुए क्या जॉइंट कोई असेंबली बनाई जा सकती है, क्या जॉइंट बिजनेस यहाँ किया जा सकता है, क्या जॉइंट लोगों का आमदोरफ्त को बगैर वीजे के आना जाना, तजारत यानी जायदाद खरीदना, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। इस पे सारी बातें थी। मुद्दा ये है कि ये हल तकरीबन पहले ही हो चुका था। अब क्या नया हल क्या होना है मेरी समझ से तो बाहर है। मैं बहुत सारे जो मजीद निजामी साहब से मेरी अच्छे तल्लुकात रहे और
बड़ी मुलाकातें रही, उनके बहुत करीब रहा हूँ, बड़ी वाकयात हैं, मैं कभी लिखूंगा सारी बातें। बात ये कि सारी बातें उनसे करता हूँ, कोई किसी के पास मुझे कोई भी मुतमिन नहीं किया, ना कोई जवाब आता है, बस एक समझे कि जज्बाती एक नारे हैं जिसको जितने मर्जी लगा लो। ये कई चीजें अटल हकीकतें हैं, हम बेहतर है संभल जाएं, हमें पहले ही बहुत सारे और मसाइल हैं। हमारा मसला कश्मीर नहीं है, हमारा मसला हमारी डूबी हुई मीशत है, हमारा मसला गुर्बत है, हमारा मसला बेरोजगारी है, हमारा मसला अंधी जुनूनियत है जिसको हमने लगाम डालनी है। ये हमारे मसाइल है। अच्छा रेहान साहब, थोड़ी सी मैं आपको एक आध बात करना चाह रहा हूँ। हमारे लोगों को यह भी नहीं बताया जाता कि नवंबर 47 में जिन्ना साहब को ऑफर की गई माउंटबेटन की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि हम हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर में प्लेबिसाइड यानी इस्तिस्वाब राय करवा देते हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया। और ये जो बात है एजी नूरानी साहब ने लिखी है, और एजी नूरानी आपको पता बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मसला कश्मीर पे, और उनकी ये किताब जो है द कश्मीर डिस्प्यूट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने 2014 में पब्लिश की थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जस्टिस जावेद इकबाल, जो अलामा इकबाल के बेटे हैं, उनसे भी बड़ी दोस्ती थी, उसके हवाले से बताइएगा कि वो क्या कहा करते थे प्राइवेटली, फिर हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, पहली बात आप नूरानी साहब की आपको बयान करूं, नूरानी साहब से मेरी मुलाकातें हैं, ये 2006 की बात है। कोई एक फंक्शन प्रोग्राम हुआ था, कोई 12 सहाफ़ी इंडिया से लिए गए थे और पाकिस्तान, इतने ही पाकिस्तान से, जिनमें मैं भी एक था। हमें खटमंडू में कुछ मुद्दत के लिए रखा गया था और वहां हमें यह कहा गया था कि हम पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से इंडियन को कायल करें, और इंडियन को कहा गया था कि हम वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कायल करें। और उसमें मजे की बात है, नूरानी साहब ये उनकी निगरानी में सारी ये बहस तमहीस हुई थी। और मैंने नूरानी साहब को बहुत ही साउंड इंसान पाया, और बड़ी यानी मुदब्बराना गुफ्तगू थी उनकी। और मैंने कई अपने जो समझ लें तहफ़्ज़ात थे या अशकाल थे, मैंने उनकी खिदमत में पेश की, और बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, वो साउंड इंसान है। बात यह है कि ऐसे लोग हैं जैसे कुलदीप नैयर जैसे लोग थे, तो इन लोगों की आवाजें अगर ऊपर उठती तो मेरा ख्याल है ये जहालत के प्रोपोगंडे काफी दब सकते थे। बाकी ये कि इस कश्मीर पे मैं समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी है। अब इस मसले पे मैं अब नहीं चाहता, लेकिन ये जावेद इकबाल साहब का आपने जिक्र किया, अब उनके बहुत सारी बातें, कोई एक नहीं, वो तो एक पूरी बुक है जो उनके साथ इतनी तवील अरसे तक उनकी मुझे गुर्बत हासिल रही, उनके पास क्याम मेरा रहा, उनके साथ हर चीज़ में उन्हीं के हिदायत पे मैंने लिबरल वुमेन फोरम के लिए काम किया। तो उनका कश्मीर के बारे में बिल्कुल वो पाकिस्तान की पॉलिसी के नाकद थे, खिलाफ थे। वो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक यानी बिल्कुल बेबुनियाद नारा है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। वो ये भी कहते थे शाहरा ग्रुप का जो नारा लगाया जाता है, इसकी ना तो कोई हिस्टोरिकल हैसियत है, ना कोई प्रैक्टिकल हैसियत है। हमारी शाहरा अगर इकोनॉमी के लिहाज से है तो कराची है। कश्मीर के जरा सा दरियाओं के पानी का मामला कहा जा सकता है, तो वो तो एक लिहाज से सेटलमेंट हो भी चुकी है। आपको भी मालूम होगा, लियाकत नेहरू जो पैक्ट हुआ था उसके तहत वो हो गया। और फिर बात यह है कि अगर हमें इतनी ही दरियाओं की फिक्र थी तो फिर उसी वक्त हम जब हम ये सारा धंधा करने जा रहे थे, उसी वक्त हमें सोच लेना चाहिए था ये क्या है। मैं उनकी एक, अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक वाकया बयान करना चाहूंगा जी जी। डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब के हवाले से। उनका मुझे एक दिन फोन आया कि मेरे पास आओ। मैं उनके घर गया, हाजिर हुआ, तो मुझे उन्होंने एक अपना आर्टिकल दिखाया जिसका अनुमान था अल्लामा इकबाल के नाम दूसरा खत। पहला खत उन्होंने लिखा था जब 1932 में इकबाल गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन गए हुए थे, जी जी। जिसमें उन्होंने, आपको ये हिस्टोरिकल बात है, आपको मालूम होगी, उन्होंने हारमोनियम की या इस तरह की फरमाइश की थी अपने अब्बा जी से कि लेते आइएगा। तो वो तो डॉक्टर साहब अलामा साहब नहीं लेके आए, लेकिन अलामा साहब ने जावेद के नाम एक नज्म लिख दी जो आज भी उनकी गालबन बांगे दरा में मौजूद है। वो ये है कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना है नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो वो लिख भेजी थी। तो मकसद ये था उसमें, वो जो
यानी अपने बेटे को कह रहे हैं कि सवाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर, बाहर से उधर से नहीं ले, इधर से अपनी यानी ये राइट जो भी असूल ज़ाब्ते चीजें हैं इधर से हासिल कर। अच्छा, वो खत उसके रेफरेंस से, वो चूंकि उनका पहला खत है, उसमें नीचे लिखा हुआ नज़म के अल्लामा इकबाल का ना जवेद का, नन्ना जवेद का पहला खत वसूल होने पर लिखी गई। ये दूसरा खत उन्होंने उस बैकग्राउंड में जवेद साहब जब बड़े हुए सारी चीजें समझी, ये तो उनके आखिरी दौर की बात है, उन्होंने वो दूसरा खत लिखा, वो आपने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उनकी एक किताब है अपना गिरेबान चाक, तो डॉक्टर साहब ने उसमें वो शामिल बाद में किया था, मुझे उन्होंने दिखाया, मैंने पढ़ा, तो मैं चूंकि वो मेरे ख्यालात को जानते थे तो मैंने बहुत खुशी का इजहार किया उसमें। मैं मुद्दुबे लबाब बता देता हूँ इन शॉर्ट जी। उन्होंने अपने अब्बा से ये सवाल किया है कि अब्बा जी, आपने कहा था खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, जिसमें वो कहते हैं कि यानी ये मजहब से बनती है, खित्ते से नहीं बनती है। आपको मालूम होगा जो उनकी तवील बहस भी हुई थी मौलाना सैना मदनी साहब से, मदनी साहब का व्यू पॉइंट था कि फीस माना कौमें उतान से बनती हैं, वतन से, वतन की जमा उतान तो खित्ते की बुनियाद पे होती हैं। तो इकबाल ने कहा था नहीं, ये कौमें जो है ना वो खित्ते से नहीं बनती हैं, अकीदे से, नजरिए से, मजहब से बनती हैं। जी जी। तो इन्होंने कहा कि इस लिहाज से देखा जाए तो आज पाकिस्तान जो है इसमें क्या एक कौम आबाद है या मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, क्योंकि मजहबी लिहाज से देखें तो यहाँ जिस हद तक भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मसीह बरादरी के लोग भी हैं, तो क्या वो उनको क्या पाकिस्तानी कौमियत हासिल नहीं फिर इस लिहाज से तो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब हम इस्लाम के नाम पे बना और एक मुस्लिम की बुनियाद पे कौम बनती है तो फिर उनको तो इस लिहाज से हम फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब शामिल कर लिया है तो खित्ते की बुनियाद पे किया है ना, वो बड़ी दिलचस्प बहस है, उनका वो खत पढ़ने के लायक है। वो उनके कहते हैं कि जब आपने यहाँ पे आपका जो ख्वाबों की सरजमीन बनी, इसमें एक जो मुमकिन बनी उसकी कौम में आपने हिंदुओं को भी शामिल कर लिया, उसमें क्रिश्चियन को भी शामिल कर लिया, और फिर आप ये भी देखें अगर मुस्लिम की बुनियाद पे कौमियत बनती, फिर अफगानिस्तान का अलहदा वजूद कैसे है, फिर ईरान का अलहदा वजूद कैसे है, फिर मुख्तलिफ जो 57 मुस्लिम कंट्रीज है उन सारों की नेशनलिटी का इशू पैदा होता है। तो ये सारी उन्होंने बहस उठाई और फिर उन्होंने अब्बा जी से आखिरी सवाल ये पूछा है कि अब्बा जी आप किस लिहाज से सही थे और मौलाना सैना और मदनी किस लिहाज से गलत था। जी अगर उसी का यही तो उसका आर्गुमेंट था कि कौमें वतन से बनती हैं, तो फिर इस लिहाज से अब आप सारे का सारा वतन पे आ गए हैं, तो उस वक्त लड़ाई किस बात की थी? ये जी बिल्कुल रेहान साहब मैंने वो खत पढ़ा है और वो वाकई बहुत दिलचस्प खत है। उसमें उनका यही आर्गुमेंट है कि आज जो सूरत हाल है कि बांग्लादेश जो है वहां बांग्लादेशी कौमियत है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौमियत है, इंडिया में इंडियन कौमियत है, तो मुस्लिम कौमियत कहाँ है? और देखिए अब सऊदी अरब का एक बंदा जाता है, अगर लंदन जाता है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं, वो कहता मैं सऊदी हूं। एक ईरानी से पूछा जाता है आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं, वो कहता मैं ईरानी हूं। बहरहाल हमारे यहाँ तो इस तरह के बेशुमार जो हैं मुगालते पाए जाते हैं। जो सब मैं एक बात और आपको इसी लिहाज से कहूं, मुझे उनके बिल्कुल अल्फाज आज भी दिमाग में गूंज रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल वर्डिंग बताता हूं जो वर्ड वो उन्होंने बोले। वो कहते हैं हमने मुस्लिम कौमियत पैदा करने के लिए 5 बिल्लियां पकड़ी हुई हैं और उनकी दुम जो है ना इस्लाम की रस्सी से बांधी हुई है। एक बिल्ली अपनी दुम छुड़ा के भाग गई है और बाकी जो है ना वो भागने की कोशिश कर रही हैं और हम इस रस्सी को टाइट कर रहे हैं। यकीन मानिए अल्फाज आज भी मेरे दिमाग में उसी तरह सुनाई दे रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बोले थे। अब और बातें कहूंगा तो शायद वो भी कोई ज्यादा हो जाएगा, मैं यहीं तक रखूं तो बेहतर है। जी रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की, तो आपसे फिर भी बात होती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू जो साहब, बहुत मेहरबानी।